हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग सीड। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दिया था। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हम कर चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू करते हुए इसके बाकी के पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5th एंड 6th पार्ट कंप्लीट करेंगे। फिर बाकी के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक के हैं एक्सरसाइज 3.3 के, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, √2x प्लस √3y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। डरना नहीं है रूट को देखकर, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 से 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम किसी एक इक्वेशन को कंसिडर करके वहां से x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी तक हम x की ही करते आ रहे हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू फाइंड करके भी दूसरे इक्वेशन में डाल सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैंने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हमको इज इक्वल टू 0 लिख देना चाहिए, राइट। चलिए ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3y और x हो जाएगा माइनस ऑफ √3 अपॉन √2y। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल गई y के फॉर्म में। आप y की वैल्यू x के फॉर्म में भी निकाल सकते हो और उसको भी पुट कर सकते हो। ठीक है, वैसा भी किया जा सकता है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। क्या है इक्वेशन नंबर 2? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3x की क्या वैल्यू है? माइनस ऑफ √3 बाई √2y एंड यहां पे आ जाएगा माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 से √3 को जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। माइनस का साइन है तो माइनस 3y हो जाएगा ये, अपॉन आपका √2 हो जाएगा, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये √2 एलसीएम आ जाएगा और √2 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? √16। तो माइनस 3y माइनस √16y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। √2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ही क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो √2 तो 0 में जाके समा गया। क्या बचा यहाँ पे? माइनस 3y। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 4। तो ये जाएगा माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आई? 0। y आ गया 0। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में, जहां पे मैंने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली थी, y का अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x क्या हो जाएगा? x भी 0 हो जाएगा। वो है 0, अगर माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 से इंटू होगा तो हमें x भी 0 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन में इक्वेशंस दी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने फ्रैक्शंस को पहले भी सॉल्व किया हुआ है और अभी भी कर लेंगे। 6 अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रैक्शंस को सॉल्व करूंगा। एलसीएम लूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हैं 3 इंटू 2 करके, एंड आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9x माइनस 5 2 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 को 5 से एंड 3 को 3 से, एंड नीचे क्या आएगा? 3 2 6 इज इक्वल टू -2। 6 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिवीजन में है, वहां जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी कि वहां जाकर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो गया -12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें और एक इक्वेशन दे के रखी है,
x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, चलो यहाँ पे भी फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये जो 6 यहाँ पे डिवीजन में है, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 6 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन फाइनली क्या बन के आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की ही क्यों, हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए इस बार हम y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को पिक करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकाल के हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12। y निकालना है तो क्यों ना मैं y को उस तरफ ले जाऊं, एक तरफ ले जाऊं और बाकी सबको एक तरफ कर लूं। तो 9x और 12 को इस तरफ लाया तो प्लस 12 इज इक्वल टू 10y, अगर उधर गया तो वो हो जाएगा प्लस 10y। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं 10 को भी इस तरफ ले आऊंगा, 9x प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू y। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। चलो कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 और y की क्या वैल्यू है, 9x प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 13। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो x के फॉर्म में थी तो अब सिर्फ x का ही टर्म बचा, y का टर्म चला गया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। कैसे, 2x प्लस 3 को अंदर इंटू करो तो ये जाएगा 9 3 जा 27x प्लस 12 3 जा 36 और ये अपॉन में 10 भी है, इसको भूलना नहीं है अभी, इज इक्वल टू 13। अब मुझे फिर वही करना पड़ेगा, 10 को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो 1 है, 2x के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36 और जो 10 नीचे आएगा मैं उसको उस तरफ ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 यानी कि 130। 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा 47x प्लस 36 इज इक्वल टू 130। राइट, समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। 130 माइनस 36 होता है 94। 47x इज इक्वल टू 94, x हो जाएगा 94 अपॉन 47 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। x अगर आपको मिल गया 2 तो आप y निकाल सकते हो। y के लिए अपन ने अभी देखा y क्या था, y था 9x प्लस 12 अपॉन 10। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे देखा था y वॉज 9x प्लस 12 अपॉन 10, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10। 9 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है, प्लस 12 अपॉन 10। 9 2 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 अपॉन 10। 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। 30 अपॉन 10 हो गया 3, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। तीसरी और एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, जहां पे वो आपको ये कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास y होना चाहिए और x, क्योंकि एक ही इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए हम x और y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जब वो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हम इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x हो जाएगा 11 माइनस 3y एंड x हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब इसको मैं x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन का नाम दे देता हूं। अब ये जो x की वैल्यू है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ट्वाइस ऑफ x, x क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस ऑफ 3y और माइनस ऑफ 4y क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7y। तो 11 माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। 24 और 11 दोनों ही माइनस साइन के साथ हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और दोनों को प्लस करके हम जो साइन लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 35। तो y क्या हो जाएगा, 35 माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 35 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, तो y हो जाएगा माइनस ऑफ 35 अपॉन माइनस ऑफ 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7, 7 5 35। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो चलिए x की हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें ये पता है कि x जो है वो है 11 माइनस 3y, y कितना है 5 अपॉन 2, यानी कि 11 माइनस 15 अपॉन 2। 15 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 4 और ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, x आ गया माइनस 2, y आ गया 5। अब हमें m निकालना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y कितना है 5, m नहीं दिया है, x कितना है माइनस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m प्लस 3। 5 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2m, 5 में से 3 गया तो 2, ये हो गया माइनस ऑफ 2m। तो m क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, तो m आ गया माइनस ऑफ 1। m की क्या वैल्यू हो गई माइनस 1। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आसान था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ सेवरल पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स हैं जो आपको फाइंड करने हैं, उनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है। नंबर्स ही हमें फाइंड करने हैं। मैंने आपको सिखाया है कि जो फाइंड करना है उसी को अगर आप अज्यूम कर लो x और y तो ये आसान रहता है। लेट वन नंबर बी x एंड अदर बी y, एक नंबर को x मान लो दूसरे को y मान लो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है आपको, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 26। अब अगर मैं x में से y को माइनस कर रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x जो है मेरा बड़ा नंबर है और y मेरा छोटा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के 3 गुना होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो x है, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स दी अदर नंबर है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि यहाँ पे आपको x की वैल्यू y के फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन में ही दी हुई है। बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x को मैं अगर 3y लिख दूं जो कि यहां से आया है, माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y में से y गया तो 2y, 2y इज इक्वल टू 26, y क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई 13। अगर y की वैल्यू 13 है तो x हमने अभी देखा, x क्या था 3y, x हो जाएगा 3 इंटू 13 विच इज 39। x भी आ गया, y भी आ गया। ये बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. दो एंगल्स हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपको उन्हें फाइंड करना है और कहा गया है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, राइट? एक्सीड करता है बाय 18 डिग्रीज। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अज्यूम क्या करना है। अज्यूम तो हम वही करेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो लेट दी एंगल्स बी x एंड y। एक एंगल को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। अब जो x है और y है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री, क्योंकि x जो है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो x माइनस वाई विल बी 18 डिग्री। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें इतना ही दिया है बस कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री से एक्सीड करता है, दूसरी कोई सिचुएशन दी ही नहीं है, दूसरी कोई कंडीशन दी नहीं है, अब इक्वेशन कैसे बनाएं? अगर आप ध्यान से देखोगे उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो टू एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई, अगर दोनों एंगल्स का सम देखेंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, या 180 आप सिर्फ उसको ले सकते हो, डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों एंगल्स का डिफरेंस दे दिया है 18 डिग्री और दोनों एंगल्स का सम दे दिया है 180 डिग्री। अब आपको बस फाइंड करना है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से let me consider equation number first. Considering equation number 1, x minus y is equal to 18, तो x क्या हो जाएगा y plus 18। अब इस x की वैल्यू को y plus 18 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x plus y is equal to 180। x क्या हो जाएगा y plus 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y हो गया और 18 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 हो जाएगा 162। तो y हो जाएगा 162 अपॉन 2 विच इज 81। तो y मिल गया आपको। अब आपको पता है कि x जो कि बड़ा एंगल है y से 18 डिग्री ज्यादा है, तो आप उसमें 18 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला भी हुआ है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। y कितना है 81, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99। तो x आ गया 99। बस आपको दोनों एंगल्स मिल गए। आसान सवाल था। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. देखिए, आपको क्या कहा गया है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल 3800 रुपीज में खरीदे। उसके बाद उसी कोच ने 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदे। तो इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी इनकी, और ये कह दिया है कि आपको फाइंड क्या करना है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट। तो अगर 7 बैट्स और 6 बॉल्स वो खरीद रहा है तो मुझे एक बैट और एक बॉल की तो कीमत पता होनी चाहिए। अगर मुझे एक बैट की कीमत पता होगी तभी तो मैं 7 बैट की निकाल पाऊंगा। आप कभी दुकान में अगर बैट लेने जाते हो और सपोज आपको 7 बैट्स लेने हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये तो नहीं बोलोगे कि भैया 7 बैट्स कितने में दिए, आप यही बोलोगे ना कि भैया एक बैट कितने में दिया। अगर आपको एक बैट की कॉस्ट पता है तो आप उससे 7 को इंटू कर दोगे तो आपको 7 बैट्स की कॉस्ट मिल जाएगी, राइट? लेकिन यहाँ पे समस्या यही है कि आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट नहीं पता है, और हमें वही फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उसी को हम क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं। चलिए अज्यूम कर लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट be x
and cost of each ball is y, right? 7 बैट्स और 6 बॉल्स लिए और उसका पे कितना किया 3800। तो मुझे बताओ 7 बैट्स की कॉस्ट और अगर 6 बॉल्स की कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी मिलेगी 3800। लेकिन 7 बैट्स की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एक बैट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x प्लस एक बॉल की अगर y है तो 6 बॉल्स की 6y और टोटल कॉस्ट कितनी है 3800 जो कि मैंने पे करी, कोच ने पे करी। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे और टोटल कितना पे किया 1750। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो इक्वेशन नंबर 1 से छोटे हैं। उसको कंसिडर करते हुए हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। फिर हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम y की टर्म को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगी -5y और x क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3, राइट। अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं और इस पर्टिकुलर x की वैल्यू को जो कि y के फॉर्म में आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट? क्योंकि हमने ये वैल्यू 2 से निकाली है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7 और x की जगह पर ये बड़ी सी वैल्यू आपने डाल देनी है 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये जगह यहाँ पे प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। चलिए ये 7 जो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1750 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12250, राइट, माइनस 7 5 35y अपॉन 3, फिर आया प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर 18 हो जाएगा और 12250 माइनस 35y नीचे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12250 माइनस 35y प्लस 6 3 18y, ये पूरे में एलसीएम कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3800। अब ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1300 से इंटू हो जाएगा। 3 उस तरफ चला गया तो 3800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमें 35y और 18y दो y की टर्म्स दी हुई हैं 12250। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े का लगता है। बड़ा क्या है 35 तो उसी का साइन लग जाएगा माइनस। 35 में से जब 18 गया तो ये बचा 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3 जब करेंगे तो वो आएगा 11400। अब 1200 2015 तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, 11400 को भी मैं इस तरफ ले आता हूं और 17y को उस तरफ ले जाता हूं क्योंकि y की मुझे वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 850, राइट, और ये बचा आपका इधर 17y। y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 विच इज 50। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 50, ठीक है। अब y की वैल्यू 50 मिल गई तो आप x निकाल सकते हो। x हमने निकाला था पीछे के पेज पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो x क्या निकाला था हमने y के फॉर्म में 1750 माइनस ऑफ 5y, 1750 माइनस ऑफ 5y अपॉन 3, तो ये हो गया 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, ये हो गया 1750 माइनस 250 अपॉन 3। 1750 में से अगर 250 गया तो कितना आएगा 1500, ठीक है। इसको बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसान है। 1500 आया और यहाँ पे 3 तो ये हो गया 500। तो y की आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है 500। x आपका 50 है और y आपका
500 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस हैं उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि अगर आप टैक्सी में बैठे तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, ठीक है, फिक्स चार्ज सभी को देना है, चाहे आप कितने भी किलोमीटर का राइड लो आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है। उसके बाद जितने किलोमीटर आपने चला उसका अलग से एक आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि हर इंसान जो टैक्सी में बैठेगा, कोई 10 किलोमीटर चलेगा, कोई 15 किलोमीटर चलेगा, कोई 20 या कोई 25 किलोमीटर चलेगा, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है। अगर हमें 1 किलोमीटर का चार्ज पता है उसके अकॉर्डिंग हम सभी से पैसा ले सकते हैं। सपोज मैं टैक्सी में बैठा और मैंने बोला कि मैं 10 किलोमीटर चलूंगा, राइट, तो फिक्स चार्ज तो उसने मुझसे ले लिया कि फिक्स चार्ज तो आपको देना है, सभी देते हैं। उसके अलावा आप 10 किलोमीटर चले, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज इतना है तो 10 किलोमीटर का चार्ज इतना हो जाएगा, आप पे करिए निकल जाइए। सिमिलरली उसमें अगर आप बैठे उसी टैक्सी में तो उसने फिर कह दिया कि भाई फिक्स चार्ज तो सामने वाले ने उसने भी पे किया था जो आपको भी करना है। उसके अलावा अगर आप 15 किलोमीटर चल रहे हो तो मैं आपसे 15 किलोमीटर के पैसे लूंगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर का चार्ज इतना है तो 15 किलोमीटर का हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपको 1 किलोमीटर का चार्ज पता होना बहुत जरूरी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए एक व्यक्ति ने 105 रुपए यानी कि 105 रुपीज पे किए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन व्यक्ति ने फिक्स चार्ज भी दिया प्लस अपने 10 किलोमीटर का अलग से पैसा दिया। सिमिलरली द चार्ज पेड इज 155 फॉर अ पर्सन फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए एक दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने 155 रुपए दिए। इसका मतलब ये कि उन्होंने भी फिक्स चार्ज दिया, राइट, साथ में उन्होंने 15 किलोमीटर का कितना पैसा हुआ वो अलग से दिया। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस निकालिए, एंड ये भी कहा है कि चार्ज पर किलोमीटर निकालिए, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए निकाल पाएंगे कि जो भी व्यक्ति जितने भी किलोमीटर चला, अगर हमको 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का चार्ज पता है तो हम उसको बता पाएंगे कि भाई आपने इतना किलोमीटर चला तो आपका टोटल कॉस्ट ये हो गया। चलिए यहाँ पे जो हमें फाइंड करने को कहा गया हमेशा की तरह हम उसी को अज्यूम कर लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो सभी को देना है फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी y। फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है y। अब इसके पहले कि हम इक्वेशन लिखें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो टोटल चार्जेस हैं वो दो चीजों से बनते हैं। एक तो है आपका फिक्स्ड चार्ज जो कि हर उस व्यक्ति को देना है जो कैब में बैठेगा। दूसरा है चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 10 किलोमीटर का देना है, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 15 किलोमीटर का देना है। फिक्स चार्ज के ऊपर आपको ये चार्जेस भी देने ही हैं। फर्स्ट केस में टोटल चार्जेस कितने पे किए उसने, 105 रुपए, राइट। फिक्स चार्ज भी उसने पे किया, देखो फिक्स चार्ज पहला कंपोनेंट है तो फिक्स चार्ज उसने कितना पे किया, x, जो कि हमने अज्यूम किया है, और बाकी उसने 10 किलोमीटर का भी चार्ज पे किया। अब अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y। इस तरह आपकी इक्वेशन 1 तैयार हो गई। सेकेंड केस में उस दूसरे व्यक्ति ने 155 रुपए दिए, उसने भी फिक्स चार्ज पे किया प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज पे किया। अगर 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। इस तरह दूसरी इक्वेशन भी बनके रेडी हो गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। x और y की वैल्यूज अगर आपको मिल जाती हैं तो आपको फिक्स चार्जेस भी पता चल जाएंगे और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड भी पता चल जाएंगे। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। ये इक्वेशंस अभी हमने बनाई स्टेटमेंट्स के थ्रू। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को मैं कंसिडर करता हूं और x की वैल्यू निकालता हूं जो कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं।
x का अभी मैंने निकाला 105 माइनस 10y, क्या है इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 15y, x मैंने पुट कर दिया, 15y इज इक्वल टू 155, राइट। यहां पे देखो दोनों टर्म्स y की हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 15 में से 10 गया तो कितना, 5y बचा। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का। ग्रेटर क्या है, 15y, वो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। 155 इस तरफ है, इस 105 को भी मैं इधर कुदा देता हूं, ये आ गया यहाँ पे 105। 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गया तो कितना बचेगा, 50। तो y हो गया 50/5 विच इज 10, यानी कि पर किलोमीटर के चार्जेस हैं वो कितने हैं, ₹10। अब मुझे फिक्स चार्जेस फाइंड करने हैं। फिक्स चार्जेस के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है जो मैंने खुद ही निकाला है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10 इंटू वाई मैंने अभी निकाला 10 है, यानी कि 105 माइनस 100, यानी कि जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 5। तो 5 रुपए मुझे फिक्स चार्ज देने पड़ते हैं, काफी कम है फिक्स चार्ज, राइट। अब इस क्वेश्चन में उसने और एक चीज बोली है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अभी हमने देखा पीछे की स्लाइड में कि जो टोटल चार्जेस आपके होते हैं वो फिक्स्ड चार्जेस प्लस आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो। तो फिक्स चार्ज अभी अपन ने देखा कि कितना है, 5 रुपया। टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया, अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर के लिए आपको बताना है। तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर का कितना लगेगा, 25 इंटू 10, सिंपल यूनिटरी मेथड, ये हो गया 250, राइट। 250 प्लस 5 विल बी 255। तो 255 रुपए उस पर्सन को पे करने पड़ेंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 9 by 11 हो जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें। वही फ्रैक्शन 5 by 6 बन जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला है, मतलब आपसे क्या दो चीजें फाइंड करने को बोली है, आपसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी व्हाट, x अपॉन y, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं तो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। तो सॉल्व कर लो, 11 यहाँ आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होके और y/2 मल्टीप्लाई होके वहां जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। ये हो गया 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, राइट। 11x माइनस 9y, 9 को इस तरफ ले आए ताकि x और y एक तरफ आ जाएंगे, और 18 माइनस 22। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 4, और माइनस का साइन होगा क्योंकि साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर का लगता है एंड 22 इज ग्रेटर हियर। तो ये एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 5 by 6 if 3 is added to both numerator and denominator। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6।
ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 18, 6 इंटू होगा तो ये हो जाएगा 5y प्लस 15। अब यहाँ पे मैं 6x माइनस 5y कर लूंगा, सारी वेरिएबल्स को एक तरफ ले आया, और 15 माइनस 18, 18 को उधर ले गया तो माइनस 18 हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 15 गया तो कितना आएगा -3। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 18 बड़ा है और वो माइनस में है। 6x माइनस 5y, तो ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब आप इन दो इक्वेशंस के चलते सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ये हैं आपकी दोनों इक्वेशंस। अब इसमें से हम पहली इक्वेशन को कंसिडर करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं कहता हूँ पहली को मत कंसिडर करो, दूसरी को करो, क्योंकि पहली में 11 है, 9 है, बड़े बड़े नंबर्स हैं। सेकेंड इक्वेशन को करते हैं ताकि हमारी जो x की वैल्यू आएगी y के फॉर्म में, उसमें छोटे नंबर्स रहेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। क्या हुआ, -5y को उस तरफ ले गया तो वो +5y हो गया। x हो गया 5y माइनस 3 अपॉन 6, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, जो कि x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। ये मैंने कहाँ से निकाली, ये वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली x की, सेकेंड इक्वेशन से। तो मैं इसको पुट कहाँ करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, हमेशा अपन ऐसे ही करते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो यहाँ पे 11 और x की वैल्यू है 5y माइनस 3 अपॉन 6, फिर है -9y इज इक्वल टू -4। चलिए अब 11 को अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू -4। एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा यहाँ पे। 55y माइनस 33 माइनस 54y अपॉन में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -4। चलो अब ये 6 क्या उधर जाएगा तो ये -24 हो जाएगा। 55y में से 54y गया तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, -33, राइट, और ये हो जाएगा -24। y हो जाएगा -24 प्लस 33, तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9। y आपको मिल गया 9। y अगर 9 मिल गया तो x आप निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। यहां से x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 -3 अपॉन 6। 9 5 से 45, 45 माइनस 3 कितना होगा, 42 अपॉन 6 है तो ये जाएगा 7। तो आपको y मिल गया 9 और x मिल गया 7। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन y, यानी कि फ्रैक्शन होगा आपका 7 अपॉन 9। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 11। तो देखो यहाँ पे आप 2 ऐड करोगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। और एक चीज कही थी उसने कि अगर आप दोनों में ही 3 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। चलो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। 7 + 3 किया तो कितना आएगा, 10। 9 + 3 किया तो कितना आएगा, 12। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 5/6 आ गया। तो इसका मतलब ये कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब आपका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। आज से 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 गुना होगी। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। और आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना ज्यादा थी। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। प्रेजेंट एजेस बोला है हमें फाइंड करने के लिए, तो चलो प्रेजेंट एजेस को ही हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज
be x and son's present age be y। फर्स्ट रिलेशन जो हमें दिया हुआ है जिसके बेसिस पे हम इक्वेशन बनाएंगे वो 5 साल बाद का दिया हुआ है। 5 साल बाद की बात की जा रही है। अगर आज जैकब की एज, उसकी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x प्लस 5, और बेटे की एज कितनी होगी y प्लस 5, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा फादर की एज होगी। तो हमने बेटे की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स है इसलिए। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 किया तो 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन आपको 5 years अगो का दिया हुआ है। कब का दिया है, 5 years अगो, मतलब आज से 5 साल पहले का रिलेशन दिया हुआ है। 5 years अगो का मतलब हमें उसमें जैकब की एज में भी 5 घटाना पड़ेगा। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले की एज कितनी होगी x माइनस 5, और सन की भी y माइनस 5 होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो रिलेशन क्या दिया है कि जैकब की जो एज थी वो बेटे की एज से 7 गुना थी, तो हमने 7 से इंटू कर दिया। इसको भी फर्दर सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू 7y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 35 ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा प्लस 5। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 35 में से 5 गया तो कितना आया 30, और माइनस 30 कहलाएगा वो। क्यों, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 35। चलो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया माइनस 30। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन के रेडी हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करके, कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करके क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं y के फॉर्म में? बिल्कुल निकाल सकता हूं। x क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब x हो गया मेरा 10 प्लस 3y, इसको उठा के मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली है तो उस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या है इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 7y। x क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 7y में से 3y गया तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4y, और ये जो है ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10। 10 जब उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40। तो y कितना हो जाएगा माइनस 40 अपॉन माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 जा 40। तो सन की जो एज है वो आ गई आपको 10 years ओल्ड है सन। अब अगर सन की एज 10 है तो जैकब की एज कितनी होगी? जैकब की एज के लिए हमने फॉर्मूला बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। क्या है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अभी हमने देखा कि y कितना है 10, तो 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 30, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40। यानी कि जैकब की एज 40 साल है और बेटे की एज कितनी है 10 साल, जो कि हमने अभी निकाला। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और इसके साथ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। जब भी आपको क्लास 10th के अलावा भी अगर आपको कभी भी लाइफ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मौका आएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको हमेशा ही हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग सीड।